नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एडू अस्किंग में। दोस्तों, आज हम पॉलिटी सीरीज के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय खराबी किए शुरू करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में बताए गए हैं, जो कि अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक वर्णित हैं। दोस्तों, इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और ये अपरिवर्तनीय है, अर्थात इनमें चेंज नहीं किया जा सकता, यानी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार दोस्तों, अनुच्छेद 36 से चलो शुरू करते हैं। अनुच्छेद 36 में बताया गया है राज्य की परिभाषा। भाग 4 के लिए अर्थात किसी राज्य की क्या डेफिनेशन है, उसके बारे में अनुच्छेद 36 में वर्णित किया गया है नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत। इसी प्रकार दोस्तों, अनुच्छेद 37 में बताया गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व अपरिवर्तनीय है, इनमें कोई चेंज तो किया नहीं जा सकता, लेकिन दोस्तों ये किसी भी देश के शासन में महत्वपूर्ण है। अर्थात शासन में इनसे संबंधित चीज़ें ली जाती हैं तो ये शासन के चलाने के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अनुच्छेद 38, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 38 में दोस्तों बताया गया है कि कोई भी राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि हेतु सामाजिक व्यवस्था बनाएगा और वह व्यवस्था ऐसी बनाएगा जिससे सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय प्राप्त हो सके। इसी प्रकार दोस्तों, अनुच्छेद 39 में बताया गया है। अनुच्छेद 39 के कई पार्ट हैं, तो चलो इनको सेक्शन वाइज पढ़ते हैं। 39 के ए में बताया गया है, पुरुषों एवं स्त्रियों को आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार इसी में बताया गया है कि निःशुल्क विधिक सहायता। निःशुल्क विधिक सहायता, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, आप इसे मोस्ट मार्क कर लेंगे। और दोस्तों, इसमें आपको अनुच्छेद 39 लगाना है जब भी पूछा जाएगा निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में किस डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्व में बताया गया है। इसी प्रकार दोस्तों, इसके बी पार्ट में बताया गया है समाज के भौतिक साधनों का उचित स्वामित्व व वितरण। अर्थात समाज के जो भी भौतिक साधन हैं उनका उचित स्वामित्व हो और उनका वितरण उचित हो। इसी प्रकार दोस्तों, इसके सी पार्ट में बताया गया है अर्थव्यवस्था में धन तथा उत्पादन के साधनों के अहिकार्य तथा केंद्रीयकरण का निषेध। अर्थात दोस्तों, इसका केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए अर्थव्यवस्था का, इसका समान रूप से वितरण होना चाहिए, ये बताया गया है। इसके डी पार्ट में बताया गया है पुरुषों एवं स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन। समान कार्य के लिए समान वेतन, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा हुआ है, तो आप इसमें अनुच्छेद 39 लगाकर आएंगे। अनुच्छेद 40 में बताया गया है ग्राम पंचायत का गठन और उन्हें शासन की इकाई के रूप में कार्य करने की स्वतंत्रता। ये भी बहुत मोस्ट है दोस्तों अनुच्छेद, अक्सर पूछ लिया जाता है। ग्राम पंचायतों का गठन किस डीपीएसपी या नीति निर्देशक तत्व में बताया गया है और उन्हें शासन की इकाई के रूप में कार्य करने की स्वतंत्रता। इसी प्रकार दोस्तों, अनुच्छेद 41 में बताया गया है बुढ़ापा, बीमारी, असमर्थता या बेरोजगारी की स्थिति में शिक्षा व रोजगार तथा लोक सहायता प्रदान करना। इसी प्रकार दोस्तों, आप इनको अगर ट्रिक से याद रखना चाहें तो मैं आपको इनको ट्रिक से बताता हुआ चलूँगा। जिस प्रकार मैंने 38 में बताया, जो कि 36 से शुरू है, राज्य की परिभाषा। अर्थात आप मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को, देश का राजा तो नॉर्मली होता ही है, मानकर चलें, तो वो 36 में तो किसी राज्य की परिभाषा बताते हैं और 37 में उसके लिए जो नीति निर्देशक तत्व जारी किए गए हैं उनको अपरिवर्तनीय बताते हैं। इसी प्रकार कोई भी राजा हो तो अपने लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए तो कार्य करेगा ही, जिससे जनता को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय प्राप्त हो। इस बारे में 38 में बताया गया है। अब दोस्तों, 39 में जनता को समान कार्य के लिए समान वेतन भी चाहिए, निःशुल्क विधिक सहायता भी चाहिए और साधनों पर समावित्व भी बराबर होना चाहिए। ये चीज़ भी आप याद रख सकते हैं। अब दोस्तों, कोई भी बड़ा देश हो या बड़ा राज्य हो तो उसमें राजा तो शासन चला ही नहीं सकता, उससे जनता की समस्या छोटे लेवल पर हो जाए, इसलिए एक ग्राम पंचायतों का निर्माण कर दिया जाता है ताकि ग्राम की समस्याएं ग्राम में ही रह जाएं। इसी प्रकार दोस्तों, आप ट्रिक से याद कर सकते हैं और गांव की समस्याओं का हल तो हो गया, लेकिन जो बूढ़े हैं, बीमार हैं और असमर्थ लोग हैं, उनके लिए शिक्षा व रोजगार तथा लोक सहायता प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार निःशुल्क प्रसूति सुविधाएं, जो महिलाएं प्रसूति महिलाएं होती हैं उनको निःशुल्क सुविधाएं और काम की न्याय संगत दशाएं। दोस्तों, ये थोड़ा आप इसे अंडरस्टैंड कर लेंगे, आगे पीछे हो गया है न्याय संगत दशाएं। तो कोई भी राजा है वो अपनी जनता के लिए चाहेगा तो वो काम की न्याय संगत दशाएं ही देगा, और जैसे कि प्रसूति महिलाएं होती हैं उनको विशेष फैसिलिटी भी देगा मानवता के लिए। इसी प्रकार दोस्तों, इसको आप ट्रिक से याद रख सकते हैं कि अब उसको अपना घर बार चलाने के लिए कार्य भी करना होगा जनता को, तो कुटीर उद्योगों की स्थापना से संबंधित अनुच्छेद 43 में बता दिया गया है। अब नागरिकों के लिए समान संहिता, समान नागरिक संहिता, इसको दोस्तों आप समझ लेना, थोड़ा ही आगे पीछे हो गया है, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। तो इस बारे में 44 में बता दिया गया है। अब दोस्तों, राजा ने ये सारी फैसिलिटीज़ तो दे दी, अब जो कुछ बच्चे हैं जो अनपढ़ रह जाते हैं उनको समर्थ बनाने के लिए ये भी अधिकार दे दिया। इसमें बता दिया कि जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनकी शिक्षा फ्री हो। दोस्तों, इसको 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत बताया गया था और इसकी वास्तविक भाषा मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 21 में डिफाइन कर दी गई है।
अब दोस्तों, राजा ने अपनी जनता को ये सारी फैसिलिटीज़ तो दे दी, लेकिन कुछ वर्ग होते हैं जो पीछे रह जाते हैं, तो उनके लिए भी विशेष उपमंद करना होगा। तो ये अनुच्छेद 46 में कर दिया गया है, SC ST OBC के विशेष उपमंद शिक्षा और उनके आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए। अब दोस्तों, शिक्षा का जैसे 45 में बता दिया गया, तो शिक्षा में आगे बढ़ने के लिए विशेष उपमंद भी दे दिया। लेकिन आप जानते हैं कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। इसके लिए अनुच्छेद 47 में मादक पदार्थों का निषेध एवं पोषाहार स्तर को अच्छा करना बता दिया गया है। अर्थात मादक पदार्थों से दूर रहकर अच्छा पोषाहार जो ग्रहण करेगा उसका स्वस्थ शरीर होगा और उसका स्वस्थ मस्तिष्क होगा। इसी प्रकार दोस्तों, स्वस्थ रहने के लिए दूध की भी आवश्यकता होती है, तो दुधारू पशुओं का संरक्षण करना भी जरूरी है और गाय की हत्या भी निषेध कर दी गई है अनुच्छेद 48 में। इसी प्रकार दोस्तों, इनको आप क्रम से ट्रिक बनाकर याद रख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है। अब अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण एवं समर्थन। दोस्तों, ये जनता का कर्तव्य बनता है जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं उनका संरक्षण भी करे और उनके लिए समर्थन भी करे। इसी प्रकार दोस्तों, 50 में बताया गया है कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। अर्थात दोस्तों, अगर किसी राज्य ने अपने देश के लिए कोई कार्यपालिका बनाई हुई है और वहाँ से कानून बनाया है, तो न्यायपालिका उससे अलग होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी अपनी कार्यपालिका के अंतर्गत आने वाली चीज़ों को गलत नहीं करेगा। तो न्यायपालिका उसे सही से जज करेगी कि क्या चीज़ गलत है और क्या सही है। इसलिए इनका पृथक्करण कर दिया गया है और न्यायपालिका स्वतंत्रता कार्य करती है इससे अलग। इसी प्रकार दोस्तों, 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की बात कही गई है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए। अब दोस्तों, इनमें जो संशोधन हुए थे DPSP या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, उनके बारे में जान लेते हैं। अनुच्छेद 38 में जो संशोधन हुआ था, जो पार्ट ऐड किया गया था, वो 44 में संविधान संशोधन 1978 के तहत किया गया था। अब दोस्तों, 39 में जो किया गया था, यह 42 में संविधान संशोधन 1976 के तहत किया गया था। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, आप सारी लाइनों को ध्यान से सुने और उसके साथ एक्स्ट्रा फैक्ट पर भी ध्यान रखें। इसी प्रकार 43 का कै पार्ट जो था, वो 42 में संविधान संशोधन 1976 के तहत किया गया और 43 का कै पार्ट 97वां संविधान संशोधन 2011। दोस्तों, यह सहकारी समिति के बारे में बताता है। जैसा कि 43 में कुटीर उद्योगों की बात की गई है, तो सहकारी समिति उनको लोन प्रदान करती हैं, वह उनकी अन्य प्रकार से सहायता करती हैं। इस बारे में 43 में 97वां संविधान संशोधन किया गया। अब 48 के कै में दोस्तों 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में जो किया गया उसको ऐड किया गया है, उसके पार्ट कै को। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसी प्रकार की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।